Hi everyone, so in this video we will see the last part of chapter number 3 Empires and Kingdoms 6th to 10th century। तो अभी तक हमने इसके जितने भी पार्ट्स देखे हैं तो ये लास्ट पार्ट है, इसमें हम सभी चीजें कवर कर लेंगे, बचा हुआ चैप्टर भी और क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के जो बुक में दिए हुए हैं, समरी भी बुक की। और इसी वीडियो में हम एग्जाम बेस्ड समरी देख लेंगे, एक्स्ट्रा नोट्स और एग्जाम बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेंगे। सो आई होप ऑल ऑफ यू वॉच्ड ऑल द प्रीवियस वीडियोस। वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। अगर इस चैप्टर का या किसी भी चैप्टर का किसी भी सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहिए आपको तो लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं तो पीडीएफ के लिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बचा हुआ टॉपिक अपना, फॉरेन इन्वेशन। इन्वेशन मतलब होता है आक्रमण करना। अब हम देखेंगे कि कैसे विदेशियों ने हमारे देश पर आक्रमण किए, क्या क्या चीजें हुई वो समझेंगे। फॉर सेंचुरीज मतलब शताब्दियों से, है ना। इंडियन रूलर्स kept a close watch on the strategic northwestern frontier, yet the subcontinent faced many foreign invasion throughout its long history। देखो इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, ये वाला पार्ट है ना, यहाँ पर नॉर्थ है और इधर वेस्टर्न पार्ट है, ये गुजरात वाला साइड है। तो ये वाला बहुत समय से जो हमारे राजा वगैरह थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक, हम बोल सकते हैं स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसके लिए जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर है, इसको राजाओं ने बहुत ध्यान दिया इसके ऊपर कि कोई ना आ सके। फिर भी हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें बहुत सारे आक्रमण, इन्वेशन जो है इधर से इन्हें इन्वेशन का सामना करना पड़ा। इन पार्ट 1 ऑफ दिस टेक्स्ट बुक वी रेड अबाउट इन्वेशन ऑफ ग्रीक्स, शकाज एंड द कुशानास। हमने पार्ट 1 में पढ़ा भी था कि कैसे ग्रीक्स जो थे, शकाज जो थे, कुशानास जो थे, उन्होंने भी आक्रमण किया था। लेट अस नाउ हियर अबाउट द कमिंग ऑफ हुनास ऑफ द अरब्स। अब हम दो और नए ऐसे ग्रुप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जिन्होंने आक्रमण किया। वो पहले है हुनास और अरब्स, ठीक है। यहाँ पर आप एक पिलर देख पा रहे हैं, ट्विन विजय स्तंभस, विक्ट्री पिलर्स ऑफ ओलिकरा किंग यशोधर्मन एट मंदसौर। ओनली द लोअर पोर्शन ऑफ द पिलर ऑन द लेफ्ट remain standing. Inscription on the pillar commemorate his victory over a Huna leader। तो यहाँ पर ये जो स्तंभ है, मंदसौर में ओलिकर वंश के राजा यशोधर्मा के दो विजय स्तंभ है ना। बायां स्तंभ जो है, जो लेफ्ट वाला है, उसका निचला भाग आज भी खड़ा है। स्तंभों पर बने हुए जो लेख हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, एक हुन नेता पर जो उन्होंने जीत हासिल की थी उसके बारे में बताया गया है ना, विक्ट्री ओवर अ हुना लीडर। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम हुनास के बारे में पढ़ेंगे, इनके चैलेंजेस क्या क्या थे। वी नीड टू गो बैक अ लिटिल इन टाइम, हम थोड़ा सा समय में पहले जाते हैं। हुनस और हुन्स वर अ नोमैडिक पीपल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया इन 4th सेंचुरी। नोमैडिक मतलब क्या होता है, ऐसे लोग, मतलब हमारे यहाँ जिन्हें बंजारा कहते हैं, जिनका कोई फिक्स्ड घर नहीं होता, खाने की तलाश में यहाँ वहां घूमते रहते हैं, तो उसे ही कहा जाता है नोमैड्स। तो यहाँ पर हुन जो है 4वीं शताब्दी में, ये जो 4th सेंचुरी है उसमें कहाँ से ओरिजिनेट हुए, सेंट्रल एशिया, ठीक है, मध्य एशिया से ये आए एक घुमंतु, या हम बोल सकते हैं नोमैड्स थे, जिन्हें हम बंजारा भी कहते हैं। विद देयर हॉर्स राइडिंग एंड आर्चरी स्किल्स एंड लाइटनिंग फास्ट अटैक्स, दे वर फायर्स कन्क्वेरर्स एंड ओवरकेम मच ऑफ द यूरोप अंटिल अ सेंचुरी लेटर देयर एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड। इनकी जो कुछ कुशलता थी, जैसे घुड़सवारी बहुत अच्छे करते थे, तीरंदाजी इनकी बहुत अच्छी थी, इसमें ये लोग बहुत कुशल थे, और हमला तो इतनी लाइटनिंग फास्ट, मतलब जैसे बिजली जितनी तेजी से चमकती है उतनी फास्ट ये लोग अटैक करते थे, है ना। जिसके कारण इनके जो एक शताब्दी के भीतर ही उन्होंने, मतलब एक यहाँ दिया हुआ है ना 1 सेंचुरी, एक सेंचुरी के अंदर ही उन्होंने बहुत बड़े यूरोप के हिस्से पर अपनी विजय प्राप्त कर ली, ठीक है। ओवरकेम मच ऑफ द यूरोप, बहुत सारा यूरोप उन्होंने अपने अंडर कर लिया। नाउ द हुनास मेंशन इन इंडियन लिटरेचर आर थॉट टू हैव बीन अ ब्रांच ऑफ द हुन्स। ये जो हुनास हैं, इन्हें हमारी जितना भी इतिहास लिखा हुआ है उसमें उल्लेख मिलता है साहित्य में कि उन्हें हुनों की ही एक शाखा माना जाता है। ये जो हुन आए थे ना पहले, इनकी ही एक शाखा इन्हें माना जाता है, हुनास को। Okay, now they played a part in weakening the mighty Gupta Empire as we saw in part 1 of this textbook, but could not affect India much at that time। हमने चैप्टर 1 में देखा था कि गुप्ता एम्पायर को उन्होंने वीक करने में रोल प्ले किया था, लेकिन उस समय वो ज्यादा प्रभाव नहीं कर पाए थे, but could not affect India much at that time। उस वक्त ज्यादा असर नहीं हुआ था। In the early 6th century, 2 Hunas leaders in succession pushed deep into the Ganga plain despite stiff resistance from several kings। 6th century की शुरुआत हुई, उस वक्त 2 हुन नेता, मतलब जो 2 हुन लीडर थे, राजाओं ने उनका विरोध किया, फिर भी उन्होंने
गंगा के मैदानों तक वो लोग चले गए थे until they were defeated by kings of Olikara dynasty whose capital was दशापुरा modern day मंदसौर in मध्य प्रदेश। ये कहाँ तक चले गए? तब तक आगे जाते रहे जब तक कि औलीकर वंश के जो राजा थे उन्होंने उन्हें हरा नहीं दिया, इन दो हून लीडर को। ये जो अलीकरा डायनेस्टी थी उनकी कैपिटल कहाँ थी? दशपुरा, जो आज हम मंदसौर बोलते हैं, मध्य प्रदेश में ये जगह है ना। मैंने आपको भी इमेज भी दिखाया। दीज सक्सेसिव डिफीट्स इफेक्टिवली एंडेड हुनाज पावर इन इंडिया। ये जो बार बार हार हुई बाद में उनकी, इन्हीं ने हुना की जो पावर थी इंडिया में उसको समाप्त कर दिया। बाय 7th century हुनाज हैड एसिमिलेटेड इनटू वेरी फैब्रिक ऑफ इंडियन सोसाइटी। 7वीं शताब्दी तक तो हून जो थे ना वो भारतीय समाज में ही घुल मिल गए। एसिमिलेट मतलब होना मतलब होता है कि भारतीय समाज में ही घुल मिल गए। मैनी सर्व्ड एज सोल्जर्स, बहुत सारे सैनिक बने। अदर्स टुक अप रोल्स इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, और जो हमारे यहाँ की शासन व्यवस्था थी, लोकल शासन व्यवस्था जो थी उसमें वो रोल प्ले करने लगे। वन इंस्क्रिप्शन फॉर इंस्टेंस रिकॉर्ड अ हुन सर्विंग ऑन अ टेम्पल्स एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल, जिसे कहा जाता था गौस्तिका। मतलब एक ऐसा इंस्क्रिप्शन हमें मिला है जिसमें पता चलता है कि एक हुन तो मंदिर की जो व्यवस्था होती है, एडमिनिस्ट्रेशन संभालना होता है, उस काउंसिल में, उस परिषद में एक इंपॉर्टेंट रोल है जो गोशिटिका नाम से जाना जाता है, उसमें वो काम करता था। दे एडॉप्टेड संस्कृत एंड प्राकृत फॉर देयर इंस्क्रिप्शंस एंड यूज्ड गुप्ता स्टाइल रॉयल टाइटल्स, कॉइन डिजाइन्स एंड रिलीजियस सिंबल्स। अब वो इतने घुल मिल गए थे सोसाइटी में कि उन्होंने जो संस्कृत और प्राकृत भाषा इंडिया की थी वो अपने इंस्क्रिप्शन में यूज करने लगे। गुप्ता काल के जो स्टाइल था टाइटल्स वगैरह लेने का, नाम वगैरह रखने का, वो अपनाने लगे। कॉइन के डिजाइन उस तरीके के होने लगे, यहाँ आप देख सकते हो, अभी हम देखेंगे इसे। रिलीजियस सिंबल भी वैसे ही अपनाने लगे। सम ऑफ देयर कॉइन्स फॉर इंस्टेंस डिस्प्ले द गॉडेस लक्ष्मी एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ विष्णु और शिवा। यहाँ तक कि उनके कुछ सिक्कों में तो लक्ष्मी जो हमारी देवी है, विष्णु और शिव भगवान जो है उनके भी प्रतीक यहाँ पर अंकित हैं। यहाँ आप देखो लेफ्ट में ये वाले जो कॉइन है, हुना तोरामन विद हिज नेम तोरा, ठीक है, ये वाला है ना, तोरा इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, इस पे ब्राह्मी स्क्रिप्ट में नाम लिखा गया है। राइट में अ कॉइन ऑफ गुप्ता एम्पेरर स्कंदगुप्त, और यहाँ पर स्कंदगुप्त का देखो सेम ये आपको देखने को मिलेंगे, है ना, इसी तरीके से ये वाला, तो कुछ सिमिलैरिटीज मिलती हैं। नाउ लेट्स एक्सप्लोर। जैसे क्वेश्चन है, व्हाट डिटेल्स डू यू ऑब्जर्व इन दीज कॉइन्स? क्या आप इन कॉइन्स में क्या डिटेल्स आपको दिख रही है? ध्यान से देखिए। व्हाई डू द कॉइन्स ऑफ तोरामन एंड स्कंदगुप्त अपीयर सो सिमिलर? व्हाट कंक्लूजन्स कैन यू ड्रॉ? अब ये दोनों आपको इतने सिमिलर क्यों दिख रहे हैं? इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं। So the coin shows similar design, symbols and inscriptions. इसमें हमें similar design देखने को मिल रहे हैं, symbol देखने को मिल रहे हैं, inscription भी जो लेख है वो भी। They appear similar because the Hunas adopted Gupta coin style, क्योंकि हुनों ने क्या किया था, गुप्ता का जो स्टाइल था कॉइन बनाने का वो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। ये शो करता है कि हुनाज एसिमिलेटेड इंडियन पॉलिटिकल एंड कल्चरल प्रैक्टिस। हुना जो थे वो इंडिया की पॉलिटिकल और जो कल्चरल सांस्कृतिक व्यवस्था थी उस वक्त की, उसमें वो असिमिलेट हो गए थे, घुल मिल गए थे। अब आगे देखते हैं। अब हम अरब्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो अरब अराइव ऑन इंडिया शोर, मतलब शोर जो होता है समुद्र का किनारा। विद इन अ फ्यू ईयर्स ऑफ द डेथ ऑफ इस्लाम्स फाउंडर मुहम्मद इन 632 CE, द न्यू रिलीजन हैड स्प्रेड फार इनटू एशिया एंड अफ्रीका। इस्लाम के जो संस्थापक थे मुहम्मद, उनकी मृत्यु हो गई, उसके कुछ वर्षों के भीतर ही, उनकी मृत्यु के कुछ वर्षों के भीतर ही 632 ईस्वी में ये जो नया धर्म बना था ये बहुत दूर दूर तक एशिया में, अफ्रीका में बहुत बड़े हिस्से में फैल गया था। इन 637 इंडियाज वेस्टर्न कोस्ट witnessed naval raids by Muslim Arabs on Thana, present day Thane, Baruch, present day Bharuch, and Debal, a port city in the delta of Indus, though without securing lasting territorial control. अब यहाँ क्या दिया गया है, जैसे हम देख रहे हैं कि इस्लाम एशिया में, अफ्रीका में बहुत बड़े पार्ट में फैल गया, तो इंडिया में कब ये शुरुआत हुई? तो 1637 में इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है, ये वाला पार्ट गुजरात और ये वाला, यहाँ पर कुछ जगह दी गई है, जैसे थाना, मुंबई में जो थाने जगह है, अभी हम जानते हैं बरोच है, देबल है, इंडस डेल्टा में ये एक पोर्ट सिटी है, इन जगहों पर वो लोग आने लगे। हाँ, ये जरूर है कि वो ज्यादा समय तक वहां पर कंट्रोल नहीं किए। और ये क्या होता है, नेवल रेड्स, मतलब कि नौसेना के थ्रू उन्होंने रेड्स की, लेकिन वो यहाँ पर स्थायी क्षेत्रीय नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाए थे। टेरिटोरियल मतलब होता है टेरिटरी, लैंड एरिया, ज्यादा देर तक वो लास्ट नहीं कर पाए, उनका जो कंट्रोल है ज्यादा समय तक नहीं रहा। फर्स्ट अटेम्प्ट्स टू कन्क्वेयर अफगान किंगडम्स वर आल्सो अनसक्सेसफुल एज दे मेट विद फायर्स
रेसिस्टेंस। पहला जो उन्होंने अटेम्प्ट किया कि चलो अब हम कन्क्वेयर करते हैं, जीतते हैं, अफगान किंगडम्स ने जो कंट्रोल करने की कोशिश की, तो उसमें वो असफल रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस, प्रतिरोध का करना पड़ा, कड़ा प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। However, things changed when the governor of Iraq sent an army under the command of his nephew and son-in-law Muhammad bin Qasim। तो पहले एक कोई आ रहा है लड़ने के लिए, कुछ लोग आ रहे हैं तो नहीं जीत पा रहे थे। बाद में क्या हुआ, चीजें चेंज हुई जब इराक के गवर्नर ने आर्मी भेजी। किसके साथ में, कौन कमांड था कर रहा था उसको, उसका जो नेफ्यू था यानी भतीजा और दामाद जो सन इन लॉ था, उसके साथ सेना को भी भेजी। क्या नाम है, मोहम्मद बिन कासिम, है ना। तो ये कमांड कर रहे थे। These forces swept into सिंध। ये जो भी सेना आई वो सबसे पहले कहाँ गई, सिंध में उन्होंने प्रवेश किया। देबल फेल फर्स्ट, तो सबसे पहले देबल को उन्होंने जीत लिया, है ना, वहां पर उनकी जीत हुई। वेर अकॉर्डिंग टू द 9th century historian अल बलादुरी बिन कासिम kept up the slaughter of inhabitants for 3 days। एक इतिहासकार हैं अल बलादुरी, उनके अनुसार ये जो मोहम्मद बिन कासिम था ना, इसने क्या किया, 3 दिनों तक, इनहैबिटेंट मतलब वहां के रहवासी, जहां पर इन्होंने जीत हासिल की, उनको 3 दिनों तक उनका संहार किया, उनको मारा। ठीक है। had a great temple housing idols destroyed, और उसके बाद एक महान मंदिर जिसमें मूर्तियां थी उसको भी नष्ट कर दिया। आइडल्स मतलब क्या होता है, अ वर्शिप्ड इमेज, जिन्हें हम मूर्ति कहते हैं। बिकॉज ऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स ऑफ जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम कंडेम द वर्शिप ऑफ आइडल्स, वी प्रेफर टू यूज द टर्म इमेज और इंडियन वर्ड्स सच एज मूर्ति और विग्रह। हम लोग जिन्हें मूर्ति और विग्रह कहते हैं, उसमें ये जो धर्म है, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी या इस्लाम, ये लोग नहीं मानते हैं। ये लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते हैं ना, जिसके कारण वो लोग इसका विद्रोह करते थे और मंदिर वगैरह पर आक्रमण किया करते थे। ओके, इसीलिए वे मूर्ति शब्द के स्थान पर क्या यूज करते हैं, वर्ड इमेज, छवि यूज करते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फ्रॉम देयर बिन कासिम मूव्ड ईस्टवर्ड टुवर्ड्स द अरोर, ऑल्सो अरोर प्रेजेंट डे रोहरी इन सिंध। अब उसके बाद वो लोग और ईस्ट की तरफ मूव करने लगे, सिंध से आते वे इधर की तरफ मूव करने लगे। अब वो लोग अहरोर पहुंच गए, जिसे रोहरी कहा जाता है आज के समय में, सिंध वाले एरिया में। द कैपिटल ऑफ किंग दहर, दहर जो राजा थे उनका ये कैपिटल था, राजधानी थी। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द चाचानामा, अ 13th century पर्शियन रेंडरिंग ऑफ एन ओल्डर अरेबिक अकाउंट, चाचानामा के हिसाब से, चाचानामा क्या है यहाँ पर, 13वीं शताब्दी में किसी पुराने अरबी विवरण का फारसी अनुवाद है। ये एक तरीके से ट्रांसलेशन है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, इस चाचानामा के हिसाब से, बिन कासिम डिक्लेयर टू द हर, आई कंसिडर इट माई बाउडेन ड्यूटी टू कैरी ऑन हिज रिलीजियस वार इन ओबीडियंस टू द ऑर्डर्स ऑफ गॉड्स हु से इन द कुरान। बिन कासिम ने दाहिर को क्या कहा, दाहिर राजा था अलौर का या रोहरी का, उसे क्या कहा, मैं जो ये युद्ध करने जा रहा हूं तुमसे, ये ईश्वर ने मुझे ऐसा करने को कहा है, ये मेरी ड्यूटी है कि ये जो रिलीजियस धर्म के बेसिस पे वॉर है, इसको मैं जीतूं। ओबीडियंस मतलब मैं मान रहा हूं क्या, ऑर्डर ऑफ गॉड, भगवान की आज्ञा को मान रहा हूं, जैसा कि कुरान में कहा गया है। ठीक है, कुरान की जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें कहा गया है। तो उसके हिसाब से क्या कहा गया है कुरान में, वेज वॉर अगेंस्ट द इनफिडल। इनफिडल मतलब क्या होता है, फॉर मिडिवल इस्लाम इनफिडल्स वर नॉन मुस्लिम, स्पेशली हिंदूज, बुद्धिस्ट और जैनास। जो मिडिवल मतलब मध्यकालीन जो इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, वो इनफिडल उन लोगों को कहते थे जो नॉन मुस्लिम है, जो मुस्लिम इस्लाम धर्म को नहीं मानते, जैसे हिंदू हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, जैन हो गए। इनफिडल मतलब उनके हिसाब से अधर्मी, विधर्मी, जो उनके धर्म को नहीं मान रहा है। इन अ फायर्स बैटल, Dahir, riding atop an elephant, was killed by a arrow, following which his army was routed। अब क्या हुआ, बहुत भीषण युद्ध हो रहा था जिसमें राजा दाहिर जो थे हाथी पर सवार थे और एक तीर लगने से वो मारे गए, जिसके बाद उनकी जो सेना थी राजा दाहिर की, वो हार गई, पराजित हो गई। ओके, सो इसमें क्या बताया गया है कि रिलीजन के बेसिस पे ये वॉर हो रहे थे, जिसमें कि मोहम्मद बिन कासिम का कहना था, एक यहाँ पे जो टेक्स्ट दिया गया है इसके हिसाब से, क्या नाम है उस टेक्स्ट का, चाचानामा, इसके हिसाब से कि इस्लाम में ऐसा कुरान में कहा गया है कि इनफिडल के अगेंस्ट आप वॉर करो, जो आपके धर्म के विरोधी हैं या आपके धर्म को नहीं मानते, उनके खिलाफ आप वॉर करो। और राजा दाहिर की इसमें मृत्यु हो गई एक एरो के लगने से, जब वो हाथी पे सवार होकर युद्ध कर रहे थे। नाउ लेट्स एक्सप्लोर, यहाँ पे दिया है, चाचानामा रिकॉर्ड्स दैट व्हेन किंग दाहिर वाज किल्ड, हिज widowed queen put up a brave resistance, and when the situation became hopeless, she immolated
presented herself along with other ladies. Another queen ordered her treasure to be distributed among the brave soldiers and inspired them to stand against the invaders. अब चाचा नामा इसके हिसाब से इसी किताब में क्या लिखा गया है कि जब राजा दाहिर की डेथ हो गई है ना, जब इनकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, तो उनकी जो विधवा, विडोड क्वीन, उनकी जो विधवा रानी थी, उन्होंने बहुत साहस के सामना किया या प्रतिरोध किया उस युद्ध में, है ना। लेकिन जब स्थिति पूरी तरीके से होपलेस हो गई, मतलब निराशाजनक हो गई, तो उन्होंने अन्य महिलाओं के साथ मिलकर इमोलेटेड, मतलब खुद को जला लिया, जिसे जोहर कहते हैं ना, खुद को अग्नि में झोंक दिया, आत्मदाह कर लिया। और एक और रानी थी, अनदर क्वीन, उन्होंने ऑर्डर दिया कि जो भी खजाना है उन्हें बहादुर सैनिकों में बांट देना चाहिए, ब्रेव सोल्जर्स में जो बहादुरी के साथ युद्ध में लड़े, उसमें बांटने का आदेश दिया। और आक्रमणकारियों के खिलाफ, जो इन्वेडर्स थे, जो आक्रमणकारी थे, उनके विरुद्ध में वो युद्ध में खड़े होने के लिए उन्हें प्रेरित किया, है ना, मोटिवेट किया। नाउ व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द वे ऑफ इंडिजीनियस पीपल रिस्पॉन्डेड टू इन्वेजन? तो ये जो हमने टेक्स्ट अभी पढ़ा, इससे क्या पता चलता है? ये जो हमारे यहाँ के लोग थे, स्वदेशी जो लोग थे, उनकी आक्रमणों के प्रति प्रतिक्रिया के बारे में हमें क्या पता चलता है कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करते थे, कोई अगर इन्वेजन हो रहा है तो, कोई आक्रमण हो रहा है तो। देन व्हाई डू यू थिंक द क्वीन चोज टू गिव अवे हर ट्रेजर? रानी ने ऐसा क्यों सोचा कि अपना खजाना उन्हें दे देना चाहिए? एंड व्हाट डज दिस रिवील अबाउट द रोल ऑफ विमेन इन वॉरफेयर? कोई भी युद्ध होता था उसमें विमेन का क्या रोल होता था? तो आपको इसको पढ़ के क्या समझ में आया? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। So what does this suggest about how indigenous people respond to invasion? तो ये दिखाता है कि they showed strong resistance, वो प्रतिरोध करते थे, साहस दिखाते थे, courage and determination, दृढ़ निश्चय दिखाते थे कि कोई भी इन्वेडर है उससे हम डरेंगे नहीं, उनका सामना करेंगे। रानी ने अपना खजाना देने के लिए क्यों सोचा? क्योंकि टू मोटिवेट सोल्जर, सोल्जर इससे मोटिवेट होंगे, पीछे नहीं हटेंगे, उनका जो रोकने की प्रतिक्रिया है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी अगेंस्ट द इन्वेडर्स, जो आक्रमणकारी हैं उनके खिलाफ। नाउ इससे क्या पता चलता है, औरतों का क्या रोल हुआ करता था युद्ध में? तो औरतें भी एक्टिव रोल प्ले किया करती थी, साहस के साथ सामना करती थी, लीडरशिप का रोल भी प्ले करती थी वॉर के टाइम। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नाउ विद इन 2 years ऑफ कासिम्स डेथ, कासिम की जब डेथ हुई तो उसके 2 वर्षों के भीतर ही इंडियन चीफ्स रेबेल्ड एंड रीगेन मोस्ट ऑफ द कन्क्वेड टेरिटरी। जो जीत के गया था कासिम, उस सभी एरिया पे जो भारत के चीफ थे, उस वक्त के जो नेता लीडर वगैरह थे, उन्होंने फिर से विद्रोह करके और दोबारा से उस सभी एरिया को, टेरिटरी को जीत लिया। द अरब्स डिड नॉट गिव अप इजिली एंड सून पुश्ड इनटू राजपूताना एंड द सेंट्रल रीजन ऑफ मालवा। लेकिन अरब शांत बैठने वाले नहीं थे, उन्होंने फिर से आक्रमण किया, फिर से वो आने लगे और राजपूताना तक, मालवा के मध्य क्षेत्रों में आगे बढ़े जीतने के लिए। बट देयर गेन्स वर शॉर्ट लिव्ड, लेकिन वो ज्यादा समय तक के लिए जीत नहीं पा रहे थे। उनकी जो जीत थी वो अल्पकालिक थी, थोड़े समय के लिए थी। एक इंस्क्रिप्शन है ग्वालियर में, वो बताता है हाउ द गुज्जर प्रतिहार, गुज्जर प्रतिहार के एक इंपॉर्टेंट राजा थे नागभट्ट फर्स्ट, जिनके बारे में हमने पढ़ा भी था पहले, है ना। क्रश्ड द लार्ज आर्मी ऑफ पावरफुल मल्लेज किंग, ये जो मल्लेज किंग थे, इनकी पावरफुल आर्मी को गुज्जर प्रतिहार के राजा नागभट्ट ने हरा दिया। मलेज क्या वर्ड है? मलेज ये टर्म जो है ओरिजिनली रेफर किया जाता था ऐसे लोगों के लिए जो क्लियरली नहीं बोल पाते थे या नहीं बोलते थे वैदिक कल्चर को, नहीं समझते थे वैदिक कल्चर को, जो स्पष्ट भाषा नहीं बोल पाते थे और वैदिक कल्चर फॉलो नहीं करते थे, तो उन्हें मलेज कहा जाता था। बाद में उन्हें, जो विदेशी है, उनको, उनके लिए ये वर्ड यूज होने लग गया। ओके, नाउ थिंक अबाउट इट। सुलेमान 19th सेंचुरी का एक मर्चेंट है, व्यापारी है एंड ट्रैवलर, मेक्स दिस कमेंट ऑन अ गुज्जर प्रतिहार रूलर। एक गुज्जर प्रतिहार के राजा के ऊपर सुलेमान का कमेंट है, तो उसका क्या कहना था? दिस किंग, ये जो राजा है, ये मेंटेन करता है न्यूमरस फोर्सेस, इसके पास बड़ी सेना है। कोई भी दूसरा राजकुमार जो इंडिया का है इतना फाइन नहीं है कैवलरी में, मतलब इतने अच्छे से उसे घुड़सवारी नहीं आती होगी जितनी इस राजा को आती है। ही इज अनफ्रेंडली टू अरब, अरब से इसकी कोई दोस्ती नहीं है, दुश्मनी है। देयर इज नो ग्रेटर फोय ऑफ मोहम्मदन फेथ देन ही, मतलब जो मुस्लिम धर्म है उसका इस राजा से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। ही हैज रिचेस एंड हिज कैमल्स एंड हॉर्सेस आर न्यूमरस, उसके पास बहुत सारा धन है, उसके पास ऊंट है, घोड़े हैं। देयर इज नो कंट्री इन इंडिया सेफर फ्रॉम द रोबर्स। फिर वो लिखता है कि, मतलब बहुत सारी लाइनें हैं बीच में, बाद में यहाँ पे लिखा गया है कि इंडिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो सेफ है, जहाँ पे लुटेरे नहीं जा सकते। व्हाई डू यू थिंक द ऑथर कॉल्स द रूलर ऑफ फोय टू द मुस्लिम फेथ? आपको क्या लगता है क्यों ये जो लेखक है, सुलेमान है, इसने कहा कि ये जो राजा है गुज्जर प्रतिहार का, इसे मुस्लिम धर्म का दुश्मन या शत्रु क्यों कहा होगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं।
तो ये जो ऑथर है इसने ऐसा इसलिए कहा होगा बिकॉज द गुज्जर प्रतिहार रूलर स्ट्रांगली रेसिस्टेड अरब इन्वेजन, क्योंकि जब भी अरब के आक्रमणकारी आते थे तो गुज्जर प्रतिहार बहुत बहुत स्ट्रांग तरीके से उनका प्रतिरोध करते थे और उन्हें सपोर्ट नहीं करते थे। मतलब मुस्लिम रूल इंडिया में फैले ऐसा वो सपोर्ट नहीं किया करते थे, इसीलिए उस राजा को मुस्लिमों का दुश्मन या मुस्लिम धर्म का दुश्मन कहा जा रहा है, ठीक है, या शत्रु कहा जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। Now, the Arabs continue to be frustrated in their advances by the stubborn resistance of Indian rulers who sometimes forged alliances to defeat them. अब अरब क्या हो रहे थे, फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। क्यों? क्योंकि जो भारतीय राजा थे वो कभी कभी तो हाथ मिला लिया करते थे, अलायंस ग्रुप बना लिया करते थे इनको हराने के लिए, है ना, जो अरब के आक्रमण थे उनसे जीतने के लिए। तो फ्रस्ट्रेट हो रहे थे क्योंकि वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे, बहुत ज्यादा प्रतिरोध उनका हो रहा था। कश्मीर किंग ललित आदित्य मुक्तापिदा whom we met earlier, इनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, कश्मीर के राजा थे, डिफीटेड एन अरब चीफ 3 टाइम्स, 3 बार एक अरब के चीफ को, लीडर को हराया उन्होंने, अकॉर्डिंग टू द राज तरंगिनी। राज तरंगिनी जो कलहन ने किताब लिखी है उसके हिसाब से ललित आदित्य ने 3 बार अरब के चीफ को हराया। ज्योग्राफर अल इस्तखरी ऑब्जर्व दैट after 3 centuries of unremitting efforts, the Arab dominion in India was limited to just 2 petty states in Sindh and Punjab. 300 सालों तक निरंतर उन लोगों ने अनरेमिटिंग मतलब बिना थके एफर्ट्स लगाए कि वो भारत में कंट्रोल कर पाए, अपना डोमिनेंस क्रिएट कर पाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनका जो कंट्रोल है लिमिटेड रहा सिर्फ 2 जगहों पर, एक सिंध वाला एरिया और एक पंजाब वाला एरिया। इवन देयर, यहाँ पर भी, ये दोनों जगहों पर भी, दे सर्वाइव्ड ओनली बाय giving up iconoclasm and using native Hindus and Buddhists, collectively called Buddhas, for political purpose. और वहां भी वो लोग क्यों रुक पाए? क्योंकि इवन देयर दे सर्वाइव्ड ओनली बाय गिविंग अप आइकॉनक्लाज्म। आइकॉनक्लाज्म क्या होता है? जो मूर्तियां तोड़ते थे उसको उन्होंने छोड़ दिया, और जो वहां के हिंदू और बुद्धिस्ट लोग थे उनको पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज किया करते थे। बुद्धिस्ट जो है ना बुद्ध कहा गया। ओवरऑल द अरब कंक्वेस्ट ऑफ सिंध हैड अ लिमिटेड पॉलिटिकल एंड रिलीजियस इम्पैक्ट कंपेयर टू देयर कंक्वेस्ट इन अदर रीजन्स वेयर इस्लाम ऑफन रिप्लेस्ड लोकल इंस्टीट्यूशंस एंड लेड टू मास कन्वर्शन। मतलब अगर हम ओवरऑल बात करें, कुल मिलाकर कहें, तो जो अरबों ने जीत हासिल की कहां पर? सिंध पर। ये बहुत कम था, लिमिटेड था एज कंपेयर टू अदर रीजन, है ना, दूसरे रीजन्स के मुकाबले। जहां पर वो जाते थे तो इस्लाम को रिप्लेस कर देते थे वहां की संस्थान जो भी है उससे, और कन्वर्जन कराया करते थे, वहां के लोगों से धर्म परिवर्तन करा लिया करते थे। लेकिन सिंध में ऐसा नहीं था, वहां उनकी लिमिटेड कंट्रोल थी, पॉलिटिकल और रिलीजियस इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं था जितना और जगह पर हुआ करता था। सिंध में अगर हम बात करें, वेदर फॉर स्ट्रेटेजिक रीजन और बाय कंपल्शन द अरब्स चेंज देयर पॉलिसी। मतलब आप स्ट्रेटेजिक रीजन बोलो, यानी एक रणनीति बोलो उनकी, या कंपल्शन बोलो, एक तरीके से मजबूरी बोलो, विवशता बोलो, अरब ने अपनी पॉलिसी चेंज की। हिंदूज एंड बुद्धिस्ट वर अलाउड टू रीबिल्ड टेम्पल। हिंदुओं को, बुद्धों को कहा गया, अलाउ किया गया कि आप टेम्पल बना सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। एंड टेम्पल प्रिस्ट वर अलाउड टू कीप देयर शेयर ऑफ रेवेन्यू। और जो पुजारी होते थे मंदिर के, उनको अलाउ भी किया गया कि जो भी उनकी इनकम है, रेवेन्यू है, उनको वो अपने पास बनाए रख सकते हैं, उसमें अपना हिस्सा ले सकते हैं। आगे देखते हैं। In the worth noting that long before the rise of Islam, India and Arabia were well connected through trade, with ships sailing back and forth with the monsoon winds. Indeed, the word monsoon is borrowed from Arabic mausim, for season. Ship carried not only spices and textile but also ideas, languages and stories across the Arabian Sea. देखो, ऐसा नहीं है कि अरब का ये जो आक्रमण हो रहा है तभी जाके इंडिया और अरब का रिलेशन बना है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, इस्लाम जब नहीं आया था उससे बहुत पहले, बिफोर दिस इस्लाम अराइज, भारत और जो अरब है उसमें ट्रेड के थ्रू वो लोग जुड़े हुए थे, कनेक्टेड थे, व्यापार होते थे, है ना, नावें जो है वो आया जाया करती थी। मॉनसून विंड्स जो है जिसके कारण हमारे देश में वर्षा होती है अधिकतर, मॉनसून विंड्स जो है, तो मॉनसून जो वर्ड इवन है वो अरेबिक वर्ड मौसम से लिया गया है, बना है ना। तो ये मॉनसून विंड शिप को ट्रैवल करने में बहुत मदद किया करती थी। ये जो जहाजें हैं क्या लेकर आते थे? नॉट ओनली स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल, सिर्फ मसाले या कपड़े ही नहीं ट्रेड किया करते थे, बल्कि आइडियाज, जो विचार हैं, भाषा है, स्टोरीज है एक जगह से दूसरी जगह, वो अरेबियन सी को क्रॉस किया करती थी। मतलब अरब से लेकर इंडिया तक आती थी और इंडिया से लेकर अरब तक जाती थी। तो ये एक्सचेंजेस पहले भी थे, लेकिन इस्लाम जब उदय हुआ तो एक अलग तरीके का, आप देख सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए।
ठीक है, तो अरब्स का पहले से भी रिलेशन था इंडिया के साथ. नाउ थिंक अबाउट इट. द टेबल लिस्ट कॉमन एवरीडे वर्ड्स हाईलाइटिंग देयर सिमिलर प्रोनाउंसिएशन अक्रॉस द थ्री लैंग्वेजेस. संस्कृत में, अरेबिक में और इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आपको मिल जाएंगे जो डेली की लाइफ में बहुत ज्यादा प्रचलित हैं और इनके जो प्रोनाउंसिएशन है वो मिलते जुलते हैं. बाय कंपेयरिंग दीज साउंड यू कैन आइडेंटिफाई वर्ड्स दैट आर क्लोजली रिलेटेड और शेयर कॉमन रूट्स इन ऑल द थ्री लैंग्वेजेस. इन तीनों भाषा में ये शेयर होते हैं, कॉमन रूट्स है इनके. तो चलिए इनको समझ लेते हैं. जैसे सबसे पहला यहाँ पे दिया हुआ है संदल या सैंडलवुड. हमें हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? चंदन, या संस्कृत में चंदना. ठीक है. तंबूला, तुनबुल. अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? पान. ठीक है. कपूर जो हम बोलते हैं तो इसमें काफुर बोला जाता है, कैम्फर. पिपली, फिलफिल, इसे पेपर बोला जाता है. ओके. नाउ आगे दिया हुआ है डोंट मिस आउट. Let us just read. Most significant cultural interaction are perhaps in the field of science, since especially in the 9th century. जैसे बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए, आपको जानने को मिलेंगे कि साइंस के क्षेत्र में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स हुए, स्पेशली इन 9th century. 9वीं शताब्दी में क्या हुआ? संस्कृत टेक्स्ट जो है मैथमेटिक्स के, एस्ट्रोनॉमी के और मेडिसिन के, ये ट्रांसलेट किए गए अरेबिक भाषा में, नोटेबली इन बगदाद. विशेषकर बगदाद में इसका ट्रांसलेशन किया गया. Among many other things, the Arabs adopted India's decimal न्यूमरल सिस्टम विद द जीरो. जो हमारा डेसिमल सिस्टम था दशमलव वाला, जीरो भी जो था, इनको अरब्स ने अडॉप्ट किया अलोंग विद द इंडियन न्यूमरल्स. और हमारे जो नंबर्स थे उन्हें भी अडॉप्ट किया अरब्स ने. देयर मैथमेटिशियंस एक्नॉलेज द इंडियन ओरिजिन ऑफ दिस रिवोल्यूशनरी न्यूमरल सिस्टम, बट वंस ट्रांसमिटेड टू यूरोप बाय द अरब्स दीज न्यूमरल्स बिकेम नोन एज अरेबिक न्यूमरल्स. ये इंडिया से गए लेकिन अरब से होते हुए यूरोप में जब ये पहुंचे तो अब इनको कैसे जाना जाने लगा? अरेबिक न्यूमरल्स के नाम से जाना जाने लगा. लेकिन ये कहां से शुरुआत हुए थे? इंडिया में. Nowadays several dictionaries add the term Hindu Arabic numerals. अब बहुत सारी डिक्शनरी में आपको ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे. You will come across this important example of cultural transmission in your mathematics textbook. आपके मैथ की टेक्स्ट बुक में बहुत जगह पर ये कल्चरल ट्रांसमिशन के बारे में बताया गया है. अब आगे देखते हैं. टेकिंग स्टॉक. अब एक सारांश या समरी जैसा दिया हुआ है. एज वी स्टेटेड एट द स्टार्ट, दिस चैप्टर ऑफर्स ओनली अ ब्रीफ सर्वे ऑफ द मेन फिगर्स एंड डेवलपमेंट्स इन दिस टर्बुलेंट पीरियड. ये जो चैप्टर है इसमें हमने शुरू में ही बात की थी कि टर्बुलेंट पीरियड इसे कहा जा रहा है, मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ पे घटित हो रही थी. इसकी कुछ ही चीजों को हम पढ़ पाए हैं इस चैप्टर में. न्यूमरस डायनेस्टीज रोज एंड फॉल, बैटलिंग वन अनदर बट समटाइम्स आल्सो इन अलायंस विद वन अनदर. मतलब बहुत सारी डायनेस्टीज थी जो युद्ध कर रही थी, आपस में ही लड़ रहे थे. कोई कभी कभी वो लोग अलायंस भी बना रहे थे, ग्रुप भी बना रहे थे एक दूसरे के अगेंस्ट. A few of the more powerful kingdoms rose to the status of empires. अब ये जो किंगडम्स है, छोटे छोटे किंगडम्स, कुछ ही इनमें से ऐसे बने जो मिलकर क्या बने? एम्पायर्स बने, साम्राज्य बने. नहीं तो राज्य हुआ करते थे. ठीक है. तो कुछ ही राज्य ऐसे थे जो पावरफुल एम्पायर्स बने, बट रेयरली मैनेज टू कवर अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया और टू लास्ट मोर देन अ कपल ऑफ सेंचुरी. लेकिन बहुत बड़ा पार्ट ये एम्पायर्स भी कवर नहीं कर पा रहे थे, है ना. इनका कंट्रोल ज्यादा जगह पर नहीं हो पा रहा था और कुछ ही सेंचुरीज ज्यादा से ज्यादा ये सर्वाइव कर पा रहे थे. जैसे चीफ डायनेस्टीज हमने इस चैप्टर में पढ़ी. पुष्यभूतिज एंड करकोटास, पालाज एंड वर्मन्स, ईस्टर्न चालुक्यास, पल्लवास एंड चोलास, पांड्याज एंड चेरास, चालुक्यास, राष्ट्रकूटास, गुजर प्रतिहारास. ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है चीफ डायनेस्टीज जो कवर की गई इस चैप्टर में, विद वेरी अप्रोक्सीमेट इंडिकेशन ऑफ देयर ज्योग्राफिकल डायरेक्शन. नाउ थिंक अबाउट इट. आगे दिया गया है, वी हैव मेट सम 12 डायनेस्टीज इन चैप्टर. कुछ 12 डायनेस्टीज के बारे में हमने पढ़ा. डायनेस्टीज यानी राजवंश, 12 राजवंशों के बारे में हमने पढ़ा. इसी समय में बहुत सारी और एग्जिस्ट थी राजवंश इंडिया में, जैसे भंजास, छापास और चौड़ास, गुहिलास, कलचुरीज, कदम्बास, मैत्राकास, मौखरीज, सेंधावास, शैलाहारास, सोमावंशीज, तोमर्स, उत्पाल्स, परमारास, चमहानास, गंगास, मोस्ट ऑफ देम विद सेवरल ब्रांचेस. और इनके भी अलग अलग ब्रांचेस थे. यू नीड नॉट रिमेंबर देम. आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट दैट वी विल मीट द लास्ट 3 इन द नेक्स्ट चैप्टर. इनमें जो लास्ट 3 हैं, परमारास है, चौहान है और गंगास है, इनको हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे. द लिस्ट इज मेयरली टू गिव अ सेंस ऑफ डेप्थ एंड रिचनेस ऑफ आवर कंट्रीज हिस्ट्री. ये सिर्फ सूची इसलिए दी गई है ताकि आपको पता चले कि हमारे जो देश का इतिहास है उसमें कितनी ज्यादा गहराई है, डेप्थ है और कितनी ज्यादा रिचनेस है यानी समृद्धि है.
ठीक है। नाउ नेक्स्ट, एट द सेम टाइम दिस वाज अ पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड रीजनल कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन मतलब होता है एकजुटता, एकीकरण करना। इसी समय पर क्या हो रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे थे, परिवर्तन हो रहे थे। जो रीजन्स है, छोटे छोटे एरिया है, उनको कंसोलिडेट किया जा रहा था, मिलाया जा रहा था, जोड़ा जा रहा था। फार फ्रॉम बीइंग हिस्टोरिकल वॉइड, इट विटनेस्ड द डायनेमिक इंटीग्रेशन ऑफ न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप। मतलब ये नहीं कह सकते थे कि इस समय में कुछ नहीं हुआ, बल्कि इसमें नए सोशल और पॉलिटिकल अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे इंटीग्रेशन हमें देखने को मिलते हैं, चेंजेस देखने को मिलते हैं। फ्लरिशिंग ऑफ लिटरेचर इन संस्कृत एंड रीजनल लैंग्वेजेस एंड मेजर एडवांसेस इन टेम्पल आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। अगर हम बात करें कि भाषाओं की, तो संस्कृत में और जो लोकल लैंग्वेजेस है उसमें बहुत सारे लिटरेचर, किताबें वगैरह लिखी जा रही थी। बहुत सारे टेम्पल आर्किटेक्चर के जो डिजाइन हैं, तरीके हैं, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे थे। अगर हम बात करें स्कल्पचर, जो मूर्ति कला वगैरह है, उसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे थे। न्यू फिलोसॉफिकल स्कूल्स ऑफ थॉट एंड न्यू रिलीजियस प्रैक्टिसेस स्प्रेड। नए नए दार्शनिक विचारधाराएं आ रही थी, नए नए सोच बन रहे थे, और जो नए नए जो धार्मिक विचार है वो फैल रहे थे। रीडिफाइनिंग एंड एनरिचिंग द सब कॉन्टिनेंट्स कल्चरल एंड स्पिरिचुअल लैंडस्केप दो ऑन द सेम एंशिएंट फाउंडेशन। इसे हम क्या कह सकते हैं, जो एंशिएंट मतलब प्राचीन जो हमारी बेस है, उसी के ऊपर ये नए नए जो चीजें हैं वो डेवलप हो रहे थे। लास्टली, इंडिया शोड रेजिलियंस इन द फेस ऑफ फॉरेन इन्वेजन एंड अ कैपेसिटी ऑफ पॉलिटिकल रिन्यूएबल। भारत ने जो विदेशों से आक्रमण हो रहे थे उनके सामने दृढ़ता से, है ना, रेजिलियंस शो किया, मतलब प्रतिरोध किया। और ये जो फॉरेन इन्वेजन थे उनके अगेंस्ट पॉलिटिकल रिन्यूएबल, मतलब कि जो शासन व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, उसको दोबारा से बनाने की क्षमता को भारत ने दिखाया। नाउ आगे ये चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। बुक में जो समरी दी गई है बिफोर वी मूव ऑन वो देख लेते हैं। जब गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन हुआ तो वहां पर बहुत सारे पावरफुल किंगडम राइज होने लगे, आगे आने लगे। कोई भी सिंगल पावर नहीं बना जो मेंटेन कर सके लास्टिंग सुप्रीमेसी, क्योंकि आपस में उनमें राइवल थे, लड़ाइयां हो रही थी। had comparable military strength, administrative system and strategic approaches। मतलब कि उनके जो प्रतिद्वंदी राज्य थे उनके पास समान सैन्य शक्ति थी, सभी बराबर थे, तो कौन किसके अगेंस्ट जीत सकता था, है ना। जो उनकी शासन व्यवस्था थी वो सब सेम थे, रणनीतिक दृष्टिकोण सेम थे। इस कारण से जो फॉरेन इन्वेडर्स थे हु केम टू इंडिया ऑफन असिमिलेटेड एंड ओन हर कल्चरल ट्रेडिशन, जो विदेशी आक्रमणकारी यहाँ पर आते थे, यहीं की संस्कृति में घुल मिल जाते थे इंडिया की। हाउएवर विद द एडवेंट ऑफ इस्लाम, लेकिन जब इस्लाम आया तो सिचुएशन बदल गया। While Arab armies achieved military success elsewhere, they struggled for a long time before making their first significant reach into the subcontinent। अरब की जो आर्मीज थी वो हर जगह हम देख रहे थे कि मिलिट्री सक्सेस उनको मिल रही थी, लेकिन इंडिया में, हमारे उपमहाद्वीप में, सब कॉन्टिनेंट में अपनी पहली जीत के लिए उन्हें बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा था। ठीक है, यहाँ देखो, स्ट्रगल फॉर अ लॉन्ग टाइम। नाउ regardless of their own inclination, rulers generally patronize Hinduism, Buddhism and Jainism, promoting a vibrant cultural pluralism. The period saw the rise of Bhakti tradition which soon spread across the India। मतलब राजा किस धर्म को मान रहा है, किस ग्रुप को मान रहा है, किस थॉट को मान रहा है, उसके बावजूद राजा जो है सभी धर्मों को बराबर देखते थे। तो इससे क्या पता चलता है, प्लूरलिज्म, मतलब कि बहुत सारे धर्मों को एक साथ लेकर चलना। दिस पीरियड सॉ, यहीं पर भक्ति ट्रेडिशन का राइज हुआ जो पूरे इंडिया में फैल गया। यहीं पर हमें रिमार्केबल अचीवमेंट्स देखने को मिले भाषा के क्षेत्र में, लिटरेचर में, आर्ट में, साइंस में और टेक्नोलॉजीज में। मल्टीप्लीकेशन ऑफ जातीज बढ़ गई, जिससे सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है और कॉम्प्लेक्स हो गया। लेकिन वर्ण जाति सिस्टम जो है वो फ्लेक्सिबल रहा, मतलब कि एक जाति से दूसरी जाति में अगर आप जाना चाहते हैं तो इतना टफ नहीं था। ठीक है। ट्रेड ड्यूरिंग दिस पीरियड कनेक्टेड लोकल इकोनॉमीज विद डिस्टेंट मार्केट। इस समय जो व्यापार वगैरह हुआ करते थे वो एक दूसरे बाजारों को जोड़ा करते थे। डिस्टेंट मार्केट्स मतलब दूर दूर के बाजारों को जोड़ा करते थे, चाहे वो इंडिया के बाजार हो एक जगह से दूसरी जगह या अब्रॉड, विदेशी। स्परिंग अर्बन ग्रोथ, फोस्टरिंग कल्चरल एक्सचेंजेस एंड इंटीग्रेटिंग इंडिया इनटू अ ब्रॉडर ट्रेड नेटवर्क्स। इसकी वजह से क्या हुआ, शहरीकरण हुआ, अर्बन ग्रोथ हुआ, फिर कल्चर एक्सचेंज हुए। जो व्यापारी आते थे वो हमारे कल्चर को जानते थे, हम उनके कल्चर को जानते थे। इंडिया का अगर हम बोले एक ब्रॉडर ट्रेड नेटवर्क बना,
है ना, जिसके थ्रू व्यापार बहुत ज्यादा फला फूला। तो ये चैप्टर की समरी थी बेटा। नाउ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो जैसे पहला है, इफ यू लिव्ड इन कन्नौज ड्यूरिंग द स्ट्रगल बिटवीन पालाज एंड प्रतिहाराज एंड राष्ट्रकूटा, हाउ वुड इट चेंज योर डेली लाइफ एंड योर एस्टिमेट ऑफ द रूलर्स? राइट अ लेटर ऑन दिस टू योर फ्रेंड लिविंग इन कांचीपुरम। आप कांचीपुरम में आपका एक दोस्त रहता है, उसको लेटर लिख के बताइए कि आपकी डेली लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता अगर आप उस समय में रह रहे होते जब कन्नौज में स्ट्रगल चल रहा था तीनों के बीच में, पालाज, प्रतिहाराज और राष्ट्रकूटाज के बीच में। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इस तरीके से लेटर लिख सकते हैं। कन्नौज, यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे, डेट, डियर फ्रेंड, आई होप यू आर वेल, लाइफ हियर इन कन्नौज हैज बिकम अनसेटल्ड ड्यू टू फ्रीक्वेंट वॉर्स बिटवीन दीज थ्रीज। कि आशा करता हूं या करती हूँ कि तुम ठीक होगे। कन्नौज में जो लाइफ है अनसेटल है, मतलब स्टेबल नहीं है। तीनों जो ये ग्रुप्स हैं, पालाज, प्रतिहाराज और राष्ट्रकूटाज, इनके बीच में युद्ध होते रहते हैं। ट्रेड एंड ट्रैवल आर ऑफन डिस्टर्ब, व्यापार डिस्टर्ब होता है, कहीं आना जाना डिस्टर्ब होता है। पीपल लिव विद कॉन्स्टेंट अनसर्टेनिटी, लोगों को कुछ क्लियर डायरेक्शन है ही नहीं। रूलर्स जो है आर पावरफुल एंड एम्बिशियस, जो राजा है बहुत पावरफुल है, एम्बिशियस है, बट देयर राइवलरी अफेक्ट पीस एंड स्टेबिलिटी इन एवरीडे लाइफ। जो इनकी राइवलरी है, दुश्मनी है, ये डेली की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। कंडीशंस आर कामर इन कांचीपुरम, कांचीपुरम में कंडीशंस अच्छी हैं। डू राइट बैक, दोबारा लिखना। टेल मी अबाउट योर लाइफ देयर, आपकी लाइफ वहां पर कैसी है वो बताओ। योर लविंगली, और यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। नाउ दूसरा क्वेश्चन है, एम्पेयर्स एंड किंग्स ड्यूरिंग दिस पीरियड कंट्रोल ओनली कोर रीजन एंड गवर्न अदर रीजन थ्रू सबऑर्डिनेट वसल्स। मतलब जो राजा होते थे या मेन जो सम्राट है या राजा है, वो मेन एरिया पे, कोर एरिया जो है वहां पर कंट्रोल रखते थे, बाकी जगह पर वो वेसल यानी सामंत वगैरह रख दिया करते थे शासन संभालने के लिए। तो इसका एडवांटेज क्या है, चैलेंजेस क्या है सच सिस्टम का, वो हमें बताना है। तो चलिए आंसर देखते हैं। तो देखो यहाँ हमें एडवांटेजेस बताने हैं, मतलब फायदे क्या क्या है। तो जो लोकल राजा है उसको उस रीजन के बारे में अच्छे से पता है। लार्ज एरिया कैन बी गवर्न विद फ्यूअर रिसोर्सेज, और क्विक एडमिनिस्ट्रेशन होगा थ्रू लोकल नेटवर्क्स के थ्रू, है ना। देन चैलेंजेस क्या है, रिबिलियन का रिस्क रहता है कि जैसे ही कोई सामंत पावरफुल हुआ तो वो राजा के खिलाफ विद्रोह कर देगा। सेंट्रल कंट्रोल वीक रहता है उस एरिया में। अगर वेसल की लॉयल्टी है तब तो ठीक है, अगर लॉयल्टी ऑफ वेसल में चेंज ड्यूरिंग कन्फ्लिक्ट, अगर लड़ाई वगैरह हो रही है तो उनकी जो लॉयल्टी है वो चेंज हो सकती है राजा के प्रति। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। इन व्हाट वेज वर द इन्वेजन ऑफ हुन्स एंड अरब्स डिफरेंट इन देयर एम्स। मतलब हुनों का और जो अरब का आक्रमण था, इन्वेजन था, वो कैसे अलग था, उनका मकसद कैसे अलग था, मेथड कैसे अलग था, और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, ये बताना है। अलग अलग, है ना। इसे हमें राइट अप लिखना है, डिस्कस करना है और प्रेजेंट करना है क्लास में। मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ कैसे आप कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, हुनास जो थे ये मेनली रेडर्स थे और वॉरियर्स थे। बाद में ये असिमिलेट हो गए, इंडियन सोसाइटी में ही घुल मिल गए और यहीं के कल्चर को अडॉप्ट कर लिया। लेकिन अरब जो थे, इनका इन्वेजन जो है रिलीजियस और पॉलिटिकल एम था इनका। ये यहाँ पर आके कंट्रोल करना चाहते थे, ये ज्यादा ऑर्गेनाइज थे और इनका लास्टिंग इम्पैक्ट था सिंध में। सिंध में इनका बहुत समय तक कंट्रोल रहा, इम्पैक्ट रहा, दो देयर एक्सपेंशन वाज लिमिटेड इन इंडिया। ठीक है, लेकिन इंडिया में उतना ज्यादा नहीं था, सिंध में हमें देखने को मिलता है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। इमेजिन यू आर अ कॉमन सिटीजन वॉचिंग द प्रयाग असेंबली। प्रयाग असेंबली आप वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, वहां पर आप एक साधारण नागरिक हैं। हाउ वुड यू रिएक्ट टू हर्षा गिविंग अवे मोस्ट ऑफ हिज वेल्थ। हर्षवर्धन ने अपनी बहुत सारी वेल्थ जो है, धन जो है वो दे दिया, गिव अवे कर दिया, दान कर दिया। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, इसका आंसर बताना है। चलिए देखते हैं। दिस एक्ट वुड इंस्पायर, इंस्पायर कर सकता है एडमायरेशन एंड रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट बढ़ती है उनके प्रति, है ना। इट शोज दैट हर्षा वैल्यूड जेनरोसिटी, ड्यूटी एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मोर देन पर्सनल वेल्थ। मतलब जो खजाना है, जो पैसा है, उससे ज्यादा उनके लिए उनकी ड्यूटी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी हर्षवर्धन के लिए, उनकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इस एक्ट से हमें यही पता चलता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। आपको ग्रुप्स बनाने हैं। लेट ईच ग्रुप चूज वन अलवर एंड वन नयनार। आप कोई से भी एक अलवर या कोई से भी एक नयनार संत के बारे में चुन सकते हैं। उनकी बायोग्राफी के ऊपर पोस्टर या बुकलेट रेडी करेंगे, उनकी लाइफ स्टोरी को इंक्लूड करेंगे, कोई सैंपल पोयम या कुछ भी उस पर लिख सकते हैं। तो ये आप खुद से करेंगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे किसी भी दो जने को आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर अंडाल लिया है अलवर से, जो विष्णु के डिवोटी थे और इन्हें डीप डिवोशन और पोएट्री के कारण जाना जाता है। इनकी पोएट्री जो है उसमें लव और सरेंडर टू गॉड के बारे में बताया गया है। नयनार ये शिव भक्त थे अपार, और स्प्रेड भक्ति थ्रू सिंपल हिम्स, जो मंत्र वगैरह है उससे उन्होंने भक्ति को स्प्रेड किया, और डिवोशन ओवर रिचुअल्स, मतलब जो रीति रिवाज है उससे ज्यादा उन्होंने भक्ति भाव के ऊपर फोर्स किया। ठीक है, तो आप इनकी फोटोज भी लगा सकते हैं नोटबुक में जो चैप्टर में दी गई थी, और जो भी उनकी पोएम्स वगैरह है वो आप लिख सकते हैं। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं।
You will notice that our maps show only ancient names for the kingdoms, capitals and main cities. जो भी मैप्स हमने चैप्टर में देखे वहां पर प्राचीन नाम दिए गए हैं, तो आपको मैप्स को पेंसिल से उस पे मार्क करना है मॉडर्न नेम्स क्या है ना, ओरिजिनल नेम्स के आगे। रेफर द करेंट मैप ऑफ इंडिया एंड ट्राई टू लोकेट दो सिटीज ऑन मैप। तो मैं आपको यहाँ पर जो मॉडर्न नेम्स हैं वो बता देती हूँ, और वैसे मैंने चैप्टर पढ़ाते वक्त आपको बताया भी था। जैसे कन्याकुब्जा जो है कन्नौज के लिए यूज हुआ है, तंजावुर जो है तंजावुर के लिए यूज हुआ है, मान्यखेत जो है मलखेड़ के लिए यूज हुआ है, मालखेड़ा जो है कांची कांचीपुरम के लिए, उज्जैनी उज्जैन के लिए। तो ये कुछ मॉडर्न नेम्स है एंशिएंट कैपिटल्स के। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन है मैच द रूलर और डायनेस्टी विद द सिटी। जो कहाँ के कौन से राजा थे उनका यहाँ पर आपको मैच करना है। ओके, चलिए इसके आंसर देख लेते हैं। राष्ट्रकूटा का मान्यखेत आ जाएगा, गुजर प्रतिहारा उज्जैनी आ जाएगा, चोलास तंजावुर, हर्षवर्धन का कन्याकुब्जा आ जाएगा और पल्लवास का कांची आ जाएगा। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। पूरा हो गया है, अब इसकी समरी देख लेते हैं, फिर एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस देख लेंगे। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द समरी। की समरी देख लेते हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम बेस्ड है वो देख लेंगे। पहला पॉइंट हमने देखा था बैकग्राउंड ऑफ द पीरियड। गुप्ता एम्पायर जो है 600 सी के अराउंड डिक्लाइन होने लगा था, रीजनल किंगडम्स जो है राइज होने लगे थे। इंस्टेड ऑफ वन लार्ज एम्पायर हमने देखा छोटी छोटी डायनेस्टी बहुत सारी पावरफुल राइज होने लग गई थी और अलग अलग रीजन में रूल कर रही थी। इस पीरियड में हमने देखा पॉलिटिकल राइवलरीज हो रही थी, बट ऑल्सो कल्चरल, रिलीजियस एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी हमें देखने को मिल रहे थे। हर्षवर्धन और नॉर्थ इंडिया का हमने देखा था कि हर्षवर्धन कन्नौज से रूल कर रहे थे और उन्होंने अपना किंगडम जो एक्सपैंड कर दिया था नॉर्थ इंडिया में। ही वॉज पैटर्न ऑफ लर्निंग, लिटरेचर एंड रिलीजन, मतलब वो संरक्षण देते थे सीखने के लिए लिटरेचर के प्रति, और रिलीजन जो रिलीजियस चीजें जो होती थी उसमें बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते थे। जो भी कलाकार है उसको संरक्षण दिया करते थे। बुद्धिज्म को सपोर्ट करते थे, लेकिन सभी धर्मों को के प्रति उनका फेथ था। हेल्ड ग्रैंड असेंबलीज एट प्रयाग, वहां पर उन्होंने अपने बहुत सारे धन को, वेल्थ को डोनेट कर दिया था स्कॉलर्स को, यानी विद्वानों को और पुअर को, जो गरीब है उनको। वैनसांग जो चाइनीज पिलग्रिम है वो हर्षवर्धन के दरबार में आए हुए थे और डिस्क्राइब किया वैनसांग ने कि जो हर्षवर्धन थे ही वॉज अ जस्ट रूलर, मतलब बहुत ही न्यायपूर्ण राजा थे। देन हमने पढ़ा था ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल जो कन्नौज को लेकर था। हर्ष की डेथ के बाद कन्नौज जो है एक इंपॉर्टेंट कन्फ्लिक्ट का पॉइंट बन गया था। 3 डायनेस्टीज इस लड़ाई में इन्वॉल्व थी, पालास, गुजर प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास। कोई भी डायनेस्टी इस पे परमानेंट कंट्रोल गेन नहीं कर पाई और लॉन्ग टाइम राइवलरी इनकी बनी रही। देन हमने पढ़ा था मेजर डायनेस्टीज कौन कौन सी थी इस समय की, तो लगभग 12 डायनेस्टीज के बारे में हमने पढ़ा था। सबसे पहले पालास, गोपाल द्वारा फाउंड किया गया ये बंगाल में। मेजर जो इसके पैटर्न थे महायान बुद्धिज्म, मेजर पैटर्न थे, संरक्षण देते थे महायान बुद्धिज्म को। इन्होंने यूनिवर्सिटीज जैसे कि विक्रमशिला, नालंदा, इनको सपोर्ट किया। एनकरेज ट्रेड एंड लर्निंग। गुज्जर प्रतिहारा वेस्टर्न इंडिया में ये थे, इन्होंने अरब इन्वेशन को रेसिस्ट किया। किंग भोज जो थे उन्होंने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर नॉर्थ इंडिया में बनाया। इन्होंने पैट्रनाइज किया, संरक्षण दिया हिंदू ट्रेडिशन को, स्पेशली वैष्णविज्म को। राष्ट्रकूटास इनका कैपिटल मान्यखेत था। लार्जर पार्ट ऑफ इंडिया पे इनका कंट्रोल था। कैलाशनाथ टेम्पल जो एलोरा का है वहां इन्होंने इनके समय में बना था। ये सपोर्ट करते थे हिंदुइज्म को, बुद्धिज्म को और जैनिज्म को इक्वली, है ना। देन कश्मीर के बारे में हमने पढ़ा था बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट की करकोटा डायनेस्टी वहां पर रूल करती थी। ललितादित्य मुक्तपिता जो थे वो इंपॉर्टेंट रूलर थे। देन हिस्ट्री रिकॉर्डेड बाय कल्हन द्वारा एक किताब लिखी गई राजतरंगिनी जो कश्मीर की हिस्ट्री पे बेस्ड है। इंपॉर्टेंट सेंटर था वो संस्कृत लर्निंग का कश्मीर जो है, फिलोसफी का और आर्ट का। कश्मीर शैविज्म डेवलप्ड हियर। देन डेक्कन में हमने पढ़ा था साउथ इंडिया में चालुक्यास जो पुलकेशिन फर्स्ट ने फाउंड किया था, एक्सपैंडेड बाय पुलकेशिन सेकंड। इनकी जो कैपिटल थी वातापी बादामी जो आज हम जानते हैं, नोन फॉर केव टेम्पल एट बादामी एंड आईहोल। फिर पल्लवास के बारे में हमने पढ़ा, कैपिटल इनकी कांची, कांचीपुरम जो हम बोलते हैं। रॉक कट टेम्पल्स बनाए इस समय में ममल्लापुरम में और प्रमोटेड संस्कृत एंड तमिल लिटरेचर। पांड्यास, चेरास एंड चोलास के बारे में पढ़ा। पांड्यास जो थी इनकी कैपिटल मदुरई में थी, एक्टिव थे ये ट्रेड और कल्चर में। चेरास जो है इन्होंने केरला कोस्ट को कंट्रोल कर रखा था, मैरीटाइम मतलब समुद्री जो व्यापार होता है उसमें ये एक्टिव थे। चोलास जो है री इमर्ज हुए विजयालय के समय में और इनकी जो कैपिटल है वो तंजावुर में थी। इन्होंने स्ट्रॉन्ग एम्पायर बनाया, एफिशिएंट, इनका शासन व्यवस्था बहुत एफिशिएंट थी और नेवी भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। फेमस ये टेम्पल्स के लिए फेमस थे, इरिगेशन यानी सिंचाई की जो व्यवस्था है उसके लिए फेमस थे और ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स वगैरह बनाने के लिए। देन एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी, जो किंग थे, राजा थे, वो रूल करते थे
कोर एरियाज डायरेक्टली और आउटर एरिया वो दे देते थे सामंताज को या वसल बोला जाता है। विलेज जो है एंजॉय करता था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो गांव का एरिया है सबसे बेसिक यूनिट है वहां पर सेल्फ गवर्नमेंट हुआ करती थी। जाति सिस्टम ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी लेकिन फ्लेक्सिबल थी क्योंकि बहुत सारी जातियां डेवलप होने लगे थे। विमेन जो है वो पार्टिसिपेट करती थी इकोनॉमिक, रिलीजियस और कल्चरल लाइफ में। कुछ रानियों के हमने एग्जाम्पल भी देखे थे जो रूल किया करते थे। रिलीजन और कल्चर की अगर हम बात करें तो पीसफुल को एग्जिस्टेंस था। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म सब मिलजुल कर साथ में रहा करते थे। भक्ति ट्रेडिशन का राइज हुआ, स्ट्रेसिंग पर्सनल डिवोशन की भक्ति भाव, एक व्यक्ति कैसे अपने आप को डिवोट कर सकता है गॉड के प्रति, वो इसमें दिखाया गया है। देन अल्वर्स, वैष्णवाइट्स और नयनार शैवाइट्स स्प्रेड भक्ति थ्रू तमिल हिम्स। हिम्स यानी मंत्र। वैष्णवाइट्स जो विष्णु भगवान के भक्त थे और नयनार जो है शिव भगवान के भक्त थे। ग्रोथ ऑफ टेम्पल्स एज कल्चरल एंड इकोनॉमिक सेंटर। देन साइंस एंड नॉलेज के क्षेत्र में हमने पढ़ा था कि बहुत सारे विद्वान हुए जैसे ब्रह्मगुप्त, भास्कर फर्स्ट, महावीर इस समय में। देन मेजर एडवांसेस इन मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, जीरो की शुरुआत हुई। अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी गई। इंडियन नॉलेज स्प्रेड टू अरब वर्ल्ड एंड यूरोप, और यूरोप में बहुत सारी चीजें अरब के थ्रू फैली, और अरब में कहां से, इंडिया से ही सारी नॉलेज गई। देन फॉरेन इन्वेशन मतलब जो आक्रमणकारी थे विदेशी, उनके बारे में हमने पढ़ा। हुनास और अरब के बारे में इसमें दिया हुआ था इस चैप्टर में। हुनास जो है 6th सेंचुरी में इंडिया में एंटर हुए। उन्होंने इंडियन रूलर्स जो थे यशोधर्मन, उनको हराया। बाद में एसिमिलेट हो गए इंडियन सोसाइटी में। अरब मोहम्मद बिन कासिम के थ्रू इन्होंने लेड किया और सिंध एरिया को कन्क्वेयर किया। बहुत ज्यादा इन्हें प्रतिरोध सहना पड़ा भारतीय राजाओं का। उनका जो कंट्रोल है लिमिटेड रहा सिंध और पंजाब रीजन में। एंड इंडियन रिलीजियस प्रैक्टिस कंटिन्यूड। वहां जहां पर इनका कंट्रोल भी था वहां पर भी जो लोग हैं वो अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस इंडिया के लोग फॉलो कर रहे थे। ओवरऑल अगर सिग्निफिकेंस की बात करें इस समय की, अ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल चेंज बट कल्चरल कंटिन्यूटी थी। इंडिया शोड रिजिलियंस एब्जॉर्बिंग इन्वेडर्स एंड आइडियाज। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखा गया रीजनल कल्चर का, डिवोशन का, लर्निंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन का। सो विद दिस वी आर डन विद द समरी। अब हम एग्जाम बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले एमसीक्यू से शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर पावर शिफ्टेड मेनली टू, पावर किसके पास आ गई, फॉरेन रूलर्स, रीजनल किंगडम्स, विलेज काउंसिल्स या ट्रेडर्स। फिर हर्षवर्धन का कैपिटल कहाँ था, उज्जैनी, पाटलिपुत्र, कन्याकुब्जा जिसे कन्नौज कहते हैं, तंजावुर। चाइनीज पिलग्रिम जो था, चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के कोर्ट में कौन आया था, फाहियान, ह्वेनसांग, आयत सिंह या मेगास्थनीज। स्ट्रगल ऑफ फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज इज नोन एज, इस स्ट्रगल को क्या कहते हैं, सदर्न कन्फ्लिक्ट, गुप्ता स्ट्रगल, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, डेक्कन वॉर। विच डायनेस्टी रूल्ड बंगाल एंड बिहार, पाला, चोलास, पल्लवास या राष्ट्रकूटा। बिहार और बंगाल पे किसका रूल था। कैपिटल ऑफ राष्ट्रकूटा कौन सा था, कांची, मान्याखेत, मदुरई या उज्जैनी। कैलाश नाथ टेम्पल जो है एलोरा में वो कब बना था, पल्लवास के समय, पालास, राष्ट्रकूटास या चोलास। पल्लवास रूल मेनली फ्रॉम मदुरई, कांची, तंजावुर या कन्नौज। पल्लवास ने कहां से रूल किया था। भक्ति मूवमेंट का एम्फेसिस क्या था, रिचुअल सेक्रीफाइस, रॉयल अथॉरिटी, पर्सनल डिवोशन या वॉरफेयर। देन अरब वर मेनली सक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग एंटायर इंडिया, डेक्कन या सिंध या बंगाल। तो ये हो गया हमारे एमसीक्यू। अब हम देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। हर्षवर्धन रूल फ्रॉम सिटी ऑफ डैश। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल इन्वॉल्व्स द पालास, प्रतिहारास एंड डैश। पालास वर पैट्रन ऑफ डैश बुद्धिज्म। मान्याखेता was capital of the dash dynasty. Pallavas built rock cut temples at dash. Cholas had their capital at dash. Local rulers who governed areas under kings were called dash. Then Bhakti saints of Tamil Nadu were called Alvars and dash. Arab invasion of Sindh was led by dash. Indian mathematics included the concept of dash. आप खुद से मार्क करिएगा तब आंसर्स देखिएगा। ओके, ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। After the Guptas, India was ruled by one strong empire. Harshvardhan supported Buddhism but respected all religion. Kannauj was an unimportant city in this period. The Palas ruled mainly in eastern India. Rashtrakuta supported only one religion. Pallavas contributed to temple architecture. Women had no role in political life during this period. अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है ये, है ना। The Bhakti movement spread devotion across India. Arabs easily expanded across the entire subcontinent. Trade helped cultural exchange during this period. ठीक है, तो ट्रू फॉल्स मार्क करना है।
अब मैच देन देख लेते हैं। ये 10 है, आप देख लीजिएगा कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है, ठीक है। जैसे हर्षवर्धन कहाँ से बिलोंग करते थे, या पालास, देन राष्ट्रकूटास, पल्लवास, चोलास, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल क्या है, फिर कैलाशनाथ टेम्पल, ह्वेनसांग कब आए थे, भक्ति मूवमेंट और मोहम्मद बिन कासिम। ओके, नाउ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यहाँ 10 है, आप इनको रीड कर लीजिएगा। अभी हम आंसर्स देखेंगे तो ये सारे रीड करूंगे, है ना, और लॉन्ग आंसर भी यहाँ पर 10 है, यू कैन सी द क्वेश्चंस। चलिए अब आंसर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यू के साथ स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू में मैंने रीजन भी दे दिया है ताकि 1 मार्क का क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हैं। जैसे आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर कोई भी बड़ी पावर नहीं आई, है ना, रीजनल किंगडम्स में पावर जो है शिफ्ट हो गई। आफ्टर द गुप्तास मैनी रीजनल डायनेस्टी इमर्ज्ड अक्रॉस इंडिया। देन हर्षवर्धन का कैपिटल कौन सा था, कन्नौज जो है, वहां से उन्होंने रूल किया था। चाइनीज पिलग्रिम ह्वेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के कोर्ट में आए थे और उनके रूल के बारे में लिखा भी है। देन फोर्थ है स्ट्रगल जो कन्नौज के ऊपर हो रहा था उसे ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल कहते हैं, जो 3 डायनेस्टीज के बीच में हो रहा था। कौन सी डायनेस्टी बंगाल और बिहार में रूल कर रही थी, तो पालास, ठीक है। देन कैपिटल ऑफ राष्ट्रकूटा वाज मान्यखेत। देन कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा वाज बिल्ट बाय राष्ट्रकूटास, ये राष्ट्रकूटा के समय में बना। पल्लवास ने कहां से रूल किया, मेनली कांचीपुरम वाज द पल्लवास कैपिटल। भक्ति मूवमेंट का मेन मोटिव था कि पर्सनल डिवोशन, अपने आप को डिवोट कर देना, समर्पित कर देना। देन अरब्स वर मेनली सक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग द सिंध, है ना, वहां पर उन्होंने कंट्रोल किया था। फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर दे दिए मैंने। हर्षवर्धन ने कन्याकुब्जा से रूल किया था। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल पालास, प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास के बीच में था। पालास जो थे महायान बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, मानते थे या पैट्रोनेज देते थे। मान्यखेत जो है राष्ट्रकूटा डायनेस्टी की कैपिटल थी। पल्लवास बिल्ट टेम्पल्स एट ममल्लापुरम। चोलास का कैपिटल तंजावुर में था। सबऑर्डिनेट रूलर्स वर नोन एज सामंतास। सामंता के लिए एक और वर्ड यूज हुआ है चैप्टर में, वी से स्टार्ट होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या है वो। भक्ति सेन जो थे उन्हें अलवर्स और नयनार्स कहा जाता था। सिंध वॉज इन्वेडेड बाय मोहम्मद बिन कासिम। किस साल मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को इन्वेड किया, क्या आप मुझे ईयर बता सकते हैं। इंडियन मैथमेटिक्स डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो। नाउ अब हम ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। आफ्टर द गुप्ता इंडिया वॉज रूल्ड बाय वन एम्पायर, नहीं, तब पावर शिफ्ट हो गई थी रीजनल किंगडम में, कोई भी एक बड़ा एम्पायर नहीं बन पाया था। हर्षवर्धन ने सभी रिलीजन को रिस्पेक्ट दिया था, यस, ही सपोर्टेड बुद्धिज्म एंड टॉलरेटेड अदर फेथ्स। कन्नौज वॉज कैपिटल टू पॉलिटिकल राइवलरी, यस, इट वॉज फोकस ऑफ ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। पालाज ने वेस्टर्न इंडिया में रूल किया था, नहीं, उन्होंने ईस्टर्न इंडिया में रूल किया था। राष्ट्रकूटा ने सपोर्ट किया था सिर्फ हिंदुइज्म को, फॉल्स, दे सपोर्टेड मल्टीपल रीजन। पल्लवास कॉन्ट्रीब्यूटेड टू टेम्पल आर्किटेक्चर, यस, दे बिल्ट रॉक कट टेम्पल। Women had no role in period, नहीं, queens played political and military roles. Bhakti movement spread devotion, true, it focused on personal faith. Arab rule most of the India, नहीं, उनका जो कंट्रोल था लिमिटेड था सिंध तक। Trade encouraged cultural exchange, true, goods and ideas travel through trades। अब मैच टाइम देख लेते हैं। ये करेक्ट आंसर्स मैच है, आप देख सकते हैं। हर्षवर्धन कन्नौज से जुड़े हुए, पालाज जो है बंगाल, राष्ट्रकूटा मान्यखेत, पल्लवास कांची से, चोला तंजावुर से, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल कन्नौज से रिलेटेड था, कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा, ह्वेनसांग चाइनीज पिलग्रिम थे, भक्ति मूवमेंट जो है डिवोशन से रिलेटेड है, और मोहम्मद बिन कासिम सिंध पे इनका कंट्रोल था, ठीक है। तो ये सारे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। नाउ अब हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो इसमें पहला है, हु वाज हर्षवर्धन। हर्षवर्धन एक पावरफुल रूलर थे जिन्होंने नॉर्थ इंडिया में 7th सेंचुरी सी से रूल किया था। ही रूल फ्रॉम कन्याकुब्जा कन्नौज एंड वाज नोन फॉर हिज जस्ट रूल एंड जेनरोसिटी। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल क्या है, ये एक लॉन्ग कन्फ्लिक्ट है टू कंट्रोल ओवर कन्नौज। इट वाज फॉट बिटवीन पालास, गुज्जर प्रतिहारास एंड राष्ट्रकूटास। पालास कौन थे, पालास वर रूलर्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया, मेनली बंगाल एंड बिहार। दे वर ग्रेट पैट्रन ऑफ महायान बुद्धिज्म एंड एजुकेशन। Why was Kannauj important? Kannauj was an important political and economic center. It controlled major trade routes, so many rulers wanted to rule it. What was Bhakti movement? Bhakti movement emphasized devotion to God instead of rituals. It promoted faith, love and equality among people. Then name the capital of Cholas. तो चोला की कैपिटल है तंजावुर, जो बाद में कल्चरल और पॉलिटिकल सेंटर भी बन गया। Who invaded Sindh in 712? मोहम्मद बिन कासिम। यही ईयर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा था। इसने लेड किया था अरब फोर्सेस को इस रीजन में। What role did temples play during this period? टेम्पल का क्या रोल था? Temples were center of worship as well as art and learning. They also supported economic activities and development. Who were Samantas? Samantas कौन थे? They were subordinate rulers under powerful kings. मतलब राजा के अंडर जो काम करते थे। They governed local areas and provided military support to the king. Why did regional kingdoms rise after Guptas? क्योंकि कोई भी एक बड़ी पावर बनने जैसा कोई नहीं था। After decline of Gupta Empire, सेंट्रल अथॉरिटी जो थी वो वीक पड़ गई थी। इसकी वजह से जो लोकल रूलर्स थे उन्होंने अपने इंडिपेंडेंट रीजनल किंगडम्स बना दिए थे।
ओके, अब हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला है डिस्क्राइब द रूल ऑफ हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन, ये देखो बहुत सारे पॉइंट 4 बताए हैं मैंने, 2 मार्क का आता है 2 लिख सकते हो, 3 का 3 और 4 मार्क्स का आता है तो 4 पॉइंट्स। हर्षवर्धन ने रूल किया था नॉर्थ इंडिया फ्रॉम कन्याकुब्ज आफ्टर गुप्ता डिक्लाइन। उन्होंने अपना एम्पायर एक्सपैंड किया थ्रू मिलिट्री कैंपेन्स एंड अलायंसेस। उन्होंने बुद्धिज्म को पैटर्न दिया था लेकिन हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करते थे। उन्होंने वेल्थ डोनेट किया था ड्यूरिंग असेंबलीज हेल्ड एट प्रयाग। देन ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल क्या था उसको बताना है। कन्नौज एक रिच और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सिटी थी नॉर्थ इंडिया में। पालास, गुजर प्रतिहारास और राष्ट्रकूटा फॉट कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे उस पर कंट्रोल करने के लिए। कंटिन्यूस वॉर की वजह से तीनों डायनेस्टी वीक हो गई थी, कोई भी सिंगल पावर नहीं आया सामने जो कि परमानेंट कंट्रोल कर सके। डिस्क्राइब द अचीवमेंट्स ऑफ पालास। तो पालास ने रूल किया था ईस्टर्न इंडिया को सेवरल सेंचुरीज के लिए। उन्होंने सपोर्ट किया था महायान बुद्धिज्म को। दे पेट्रोनाइज सेंटर ऑफ लर्निंग लाइक नालंदा एंड विक्रमशिला। उन्होंने एनकरेज किया था एजुकेशन एंड कल्चरल डेवलपमेंट को। राष्ट्रकूटा और उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बताना है। राष्ट्रकूटा रूल फ्रॉम मान्यखेत इन डेक्कन। दे कंट्रोल लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया एट देयर पीक। They built the famous Kailashnath temple at Ellora. They supported Hinduism, Buddhism and Jainism. Explain the importance of Pallavas. Pallavas ruled from Kanchi in South India. They developed rock cut and structural temple architecture. Mamallapuram became an important cultural center. They promoted Sanskrit and Tamil literature. Cholas के राइज के बारे में बताना है कि वो कैसे सामने आया। तो चोलास इमर्ज्ड एज अ पावरफुल डायनेस्टी इन साउथ इंडिया। वो तंजावुर से रूल किया उन्होंने विद स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। उन्होंने इरिगेशन और एग्रीकल्चर को बहुत डेवलप किया। टेम्पल कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेड फ्लरिश्ड अंडर देम। देन एक्सप्लेन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दिस पीरियड। किंग रूल्ड कोर एरिया। किंग जो है, राजा जो है, कोर एरिया को रूल करते थे, अपने कंट्रोल में रखते थे और जो छोटे रीजन है वो सामंताज को दे दिया करते थे। विलेजेस एंजॉयड अ डिग्री ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। दिस सिस्टम अलाउ फ्लेक्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन। देन रिलीजियस डेवलपमेंट क्या हुए इस समय में वो बताने हैं। सो हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म कंटिन्यू टू फ्लरिश। भक्ति मूवमेंट स्प्रेड कर रहा था डिवोशनल वर्शिप को। संत जो है वो हिम्स वगैरह लिख रहे थे रीजनल लैंग्वेज में। Regional religion became accessible to common people. Then explain the impact of Arab invasion on India. So Arabs invaded Sindh under Muhammad bin Qasim. Indian rulers strongly उन्होंने resist किया, further expansion नहीं होने दिया अरबों का। Arab rule remained limited to Sindh. Indian social and religious life largely continued unchanged. मतलब लाइफ जो इंडियंस की उसी तरीके से चल रही थी। Why is period considered important in Indian history? ये जो 6 से 10 सेंचुरी का समय हम पढ़ रहे हैं क्यों इंपॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री में? क्योंकि यहाँ पे हमें शिफ्ट देखने को मिला एम्पायर से रीजनल किंगडम्स में। इंडिया फेस्ड इन्वेशन बट शोड स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस। कल्चरल और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज कंटिन्यूड रही। इस पीरियड में शेप मिला, एक फाउंडेशन मिला मिडिवल पीरियड के लिए। ठीक है, यहाँ से मिडिवल पीरियड की शुरुआत होती है। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद दिस चैप्टर। फाइनली चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 1, 2, 3 ये हो गए हैं। 5, 6 देन 8 ये भी हो गए। 2 चैप्टर बचे हैं, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 7। ये हम जल्दी कर लेंगे। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।